कुमार लानी साहब ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 2 दिन में जीआर देंगे मालकालक के साथ, नहीं आया। यानी हम ये समझे कि कुमार लानी साहब ने शहरवासियों से झूठ कहा। उसका मेरे चैनल पे कहा आमदार साहब ने कि 1 दिन या 2 दिन 1 सप्ताह में न मैं झूठ बोलता हूँ, न मुझे आदत है। दूसरी बात ओमी कालानी की स्टेटमेंट की कि पप्पू कालानी राजनीति में सक्रिय नहीं है। हाँ। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आज लेते हैं मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश वधेरा जी के साथ। राजेश जी, अभी हाल ही में स्टैंप ड्यूटी के बारे में हमने काफ़ी नेताओं से और एक्टिविस्ट से और समाज सेवकों से हमने इंटरव्यू किया। उसमें ऐसा निकल के आया कि जो महानगर पालिका, अभी हमने अजीत माखीजानी का इंटरव्यू किया जिन्होंने बोला कि महानगर पालिका को जो क्लियरेंस देना चाहिए महानगर पालिका को टैक्स डिपार्टमेंट से, पहले तो तुरंत देते थे, उसके बाद फिर उन्होंने समय लगाया 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आपका टैक्स पेड है कि नहीं है हम वो चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको एनओसीज देंगे। तो जो स्टैंप ड्यूटी की जो तारीखें हैं, जो पहला फेज वो भी खत्म होने पर है और महानगर पालिका की तरफ से तकलीफ, तो जो महानगर पालिका को मदद करना चाहिए लोगों को कि फटाफट इस जितना हो सके इस स्कीम का लाभ ले, तो वहां पे अरंगा डाल रहा हुआ ऐसे दिख रहा है कि महानगर पालिका उस पर अरंगा डाल रही है, ये सब फॉर्मेलिटीज पैदा करके। क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय की जैसे ही हमें जानकारी मिली, आमदार कुमार लानी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी आयुक्त जी से मिले। आयुक्त जी के ध्यान पे ये बात लाई कि पहले कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स भरो, नो ड्यू लो, उसके बाद हम आपको एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। तो उसी समय पे आयुक्त साहब ने अपने टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर मिसेस प्रियंका राजपूत को इंस्ट्रक्शंस दिए कि नो ड्यू वगैरह कोई भी आप नहीं लीजिए और टैक्स भरने के लिए भी आप उनको इंसिस्ट मत कीजिए। जो भी व्यक्ति आपसे प्रॉपर्टी कार्ड या एब्स्ट्रैक्ट लेने को आता है उसे जल्द से जल्द एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी कार्ड मिलना चाहिए और वो मिलना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं दिख रहा कि जो उन्होंने रोकथाम लगाई, रोकथाम से जितने भी दिन उन्होंने लगाए, अभी छुट्टी है 26, 27, 28, ये 3 दिन जो छुट्टी है, तो ये जो हमारे जो गोल्डन डेज जिसको हमें इसको यूटिलाइज करना था शहर को इस स्कीम के लाभ में, वो हमारे वेस्ट हो गए। देखिए, महानगर पालिका का काम करने का अपना एक तरीका है और सिटीजन्स की एक जवाबदारी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे भरें। आज ये जनवरी ख़त्म होने वाली है, तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स अपनी पे की होगी तो उनको तो तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरी है और साथ में अभी
जो 31 दिसंबर 2023 को साल खत्म हुआ, जिसमें कई लोक अदालतें लगी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा उठाया, जिसमें उनको ब्याज पूरी तरफ से माफ हुआ। तो ये हमारा भी एक सिटीजन होने के नाते फर्ज बनता है कि हम भी अपनी प्रॉपर्टी टैक्स समय पे भरें। और अभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी भी जो व्यक्ति जाएगा प्रॉपर्टी का एब्स्ट्रैक्ट लेने को, एक एप्लीकेशन करना है और उसको इमीडिएटली वो मिल जाएगा, और साथ में अपना प्रॉपर्टी का बिल या प्रॉपर्टी की कोई भी रसीद साथ में जोड़नी है। अभी कहीं ना कहीं शहर वासियों में इस स्कीम को समझने में समय लग गया। दिसंबर से शुरू हुई ये स्कीम, लेकिन जितना लाभ शहर वासियों को लेना चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से जिस प्रकार से बिल्डिंगें बनी हुई है, तो जो लाभ जो मिला नहीं, तो एक हमारे तरफ से भी एक आपके जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार है आपके पार्टी के कुमार अलानी साहब, हमने उनको भी निवेदन किया था कि इस स्कीम को बढ़ाएं। क्या लगता है आपको, इस स्कीम को बढ़ाने से फायदा है लोगों का या नहीं? देखिए, स्कीम बढ़ाने का फैसला तो कैबिनेट में ही हो सकता है, क्योंकि 30 नवंबर 2023 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें इस अभय योजना को मंजूरी दी थी। हाँ। अभी अगर इस अभय योजना का समय बढ़ाना है तो ये प्रस्ताव कैबिनेट तक जाना होगा, आमदार को ही पहुंचाना होगा। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। और जैसे आपके ही चैनल पे मैंने इंटरव्यू सुना कि कुछ कथित तौर पे जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो अजीत दादा पवार माननीय उप मुख्यमंत्री से मिले और इस अभय योजना में जो तकलीफें हो रही हैं उस बारे में उनको निवेदन दिया। तो आप कम से कम उनका जब इंटरव्यू लेते हैं उनसे तो ये भी तो पूछिए कि आपने जो निवेदन दिया उसका क्या हुआ। पूछना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने निवेदन की कॉपी जो व्हाट्सएप पे डाली, उसमें कोई भी सिक्का उप मुख्यमंत्री कार्यालय का नहीं लगा हुआ था। उन्होंने ऑफिशियल लेटर इनवर्ड किया है क्या, एक। दूसरा, लेटर इनवर्ड करने के बाद में उसका फॉलोअप क्या लिया है और उसकी रिजल्ट क्या है, या इससे पहले भी जब भी रेगुलाइजेशन का एक्ट आया था 2005 में, उस समय पे भी कई नेताओं ने ये कहा था ये रेट ज्यादा है, हम कम करवा के लाएंगे। रेट कम हुआ क्या? नहीं। फिर जब भी सरकार ने देखा, हमने उनको निवेदन किया, आमदार ने, उमर अलानी ने निवेदन किया, तो 2200 रुपए पर स्क्वायर मीटर, मतलब 204 रुपए पर स्क्वायर फीट का सर सकट सिंपल कितनी आपकी वायलेशन है इंटू उतना आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। प्रोसीजर उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया और पेनल्टी कम की। लेकिन कई लोग उस समय पे रुक गए। उस समय पे जो बिल्डिंग रेगुलराइज होती थी तो आज वो रीडेवलप हो जाती थी। सही। इस समय पे भी कई लोग ये तकलीफ है वो तकलीफ है। पहले आप समझो, मैंने 30 नवंबर को 2023 को ही मेरे YouTube चैनल राजेश वद्रा स्पीक्स और साथ में कुछ न्यूज चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था। सुना था मैंने। और ये योजना कल से मतलब 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रही है, जिसके लिए आप ये तैयारी करो, हमने उन्हें बताया था। अभी प्रॉब्लम ये है कि समझो किसी के पास पेपर नहीं है, कभी पेपर संभाल के नहीं रखे हैं, फिर कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि कोई बॉन्ड राइटर 25,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है। तो अभी आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, या तो आप अपने पेपर खुद बनाओ। हमने अपने सभी चैनल पे ऊपर व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर जो उसके फॉर्म्स हैं वो सब हमने डाले हुए हैं।
वहां से डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म भर के आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन करो। सही। आपसे ऑनलाइन नहीं हो सकता है तो आप एक फाइल बना के कल्याण कलेक्टर ऑफिस में रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वहां आप खुद जाके सबमिट कर दीजिए। सही। कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन हम लोग कारपोरेशन में एप्लीकेशन जमा करते हैं, कहीं भी एप्लीकेशन जमा करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। फर्क ये है कि इसमें कुछ हमको बातें लिखनी है, वो फॉर्म में लिखा हुआ है आपकी घर की एड्रेस क्या है, घर कितने माले का बना हुआ है, लिफ्ट लगी है नहीं लगी है, सीटीएस नंबर क्या है वगैरह जो भी जानकारी है देनी है। वो जानकारी दे के पेपर्स लगा के 5 रुपए के टिकली लगा के एफिडेविट लगा के आपको पेपर जाके खुद जमा करने हैं। मेरे पास ऐसे भी कई लोग आए हैं जो खुद जाके अपना फाइल जमा करवा के आए हैं और उनको लेटर भी मिल गया कि आपकी इनकम टैक्स ड्यू वो 0000 है। तो आप कहेंगे कि मैं घर पे बैठ के दूसरे से काम लूं तो कुछ ना कुछ सामने वाला फी लेगा। आपको फी नहीं देनी है उनको, आपको फी ज्यादा लग रही है तो आप खुद काम करो, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ नेताओं ने आके कहा कि ये जो दर लगी हुई है 204 रुपया भाई वो कम हम करा के लेके आएंगे, उसमें वो असफल गया। ठीक है, कम हुआ नहीं। आपने ये भी कहा कि कुछ नेता लोग डिप्टी सीएम के पास जाते हैं और फोटोग्राफी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई ज्ञापन नहीं दिया लेकिन खाली चैनल पे कहा, बराबर फोटोग्राफ में नहीं था। साथों साथ आपने ऐसा, आप इस बात को मानते हैं क्या कि शहर के अंदर जो मीडिया पे जो नेता लोग आते हैं वो खाली बातें ही करते हैं? जैसे 204 रुपए की बात की या तो ज्ञापन की बात की। साथों साथ मैं कहूंगा कि श्री कुमार लांडी साहब ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 2 दिन में जीआर देंगे मालका नग के साथ, नहीं आया। यानी हम ये समझे कि कुमार लांडी साहब ने शहरवासियों से झूठ कहा। उसका मेरे चैनल पे कहा अलग अलग पार्टियों के लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि मसौदा में देर हो सकती है या क्या हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली मसौदा कब तक आ सकता है? देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ जी, आज मैं शहर का आमदार हूँ, सही, न मैं झूठ बोलूंगा न ही मुझे आदत है। सही। रिसेंटली 2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते के अंदर। आमदार साहब ने कि 1 दिन या 2 दिन, 1 सप्ताह में, न मैं झूठ बोलता हूँ न मुझे आदत है, जानवर 1 सप्ताह में आ जाएगा, वो भी झूठ। उसके बाद फिर कहा कि आज साहब ने कुमार लांडी जी ने हमारे चैनल पे कहा कि जल्द ही जीआर जब ये आएगा 1 महीने के अंदर का समय लग सकता है क्योंकि सरकारी काम में देरियां होती रहती है। ये जब जीआर आएगा मालिकाने हक के साथ में आएगा तो ये मानो एक जब जिस दिन ये जीआर आया साहब लगेगा शहर में 1 महीने के अंदर मानो दिवाली होगी। ये तीसरा इंटरव्यू था, मानो दिवाली होगी, वहां भी झूठ। फिर साथ में चौथा स्टेटमेंट उनका ऐसे आता है दूसरे किसी न्यूज चैनल में, आप भी थे उस न्यूज चैनल में, तो उन्होंने कहा कि ये जीआर दूसरा जीआर आएगा मालिकाना हक के साथ। तो वो तो जीआर आया नहीं, मालिकाना हक नहीं आया। स्टैंप ड्यूटी के अंदर अगर हम मांग करते हैं कि 1 महीना बढ़ा के दो, तो वहां पर भी आमदार साहब चुप्पी साध के बैठे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मीडिया में आके खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं दोनों पक्षों को बोल रहा हूं, ऐसे में खाली भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं, मैं सामने जो 204 पर जिन्होंने कमिटमेंट किया वो भी फेल्योर निकले, और यहां पर आमदार साहब ने जो 3-4 कमिटमेंट्स की वहां पर भी झूठ का सामना शहरवासियों को करना पड़ा। ऐसे झूठ बोलने का कारण क्या? शहरवासियों को इलेक्शन दूर है अभी तक, क्या कहेंगे इस विषय में साहब? देखिए, आपने जो आमदार साहब के विषय में सवाल पूछे, हाँ, तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, वो तो आमदार साहब ही आपको बताएंगे कि उन्होंने आपको क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, देखिए आमदार साहब के काफी नजदीकी माने जाते हो। हाँ, मैं आमदार नहीं हूँ, तो आमदार साहब के तरफ से आमदार साहब ही जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी हैं वो जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये विषय को मैंने पर्सनली शुरू से फॉलो अप किया है 2005 से लेकर आज तक, और मेरा काम है जन जागरण करना, कि लोगों को जगाना। यहाँ तक कि मैंने अपने वार्ड में भी लोगों के जाके मीटिंग ली है जगाने के लिए कि आप जागो, और जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सही बात आपकी। हाँ, साथ ही साथ में एक छोटा सा सवाल, आपने काफी बार हमारे चैनल पे कहा है, 2-3 बार कहा है, काफी बार नहीं 2-3 बार कहा है कि पप्पू कालानी
आपके राजनीतिक गॉडफादर है, जिन्होंने आपको राजनीति में सिखाई, आपने काफी समय तक उनके साथ मिलकर काम किया, राजनीति की। तो अभी ओमी कलानी जी का एक स्टेटमेंट आता है मीडिया में, वहां पर वो कहते हैं कि अभी मेरे पिताजी सक्रिय नहीं है राजनीति के अंदर। और शिंदे साहब को उन्होंने कमिटमेंट भी किया, मैं किसी पार्टी में रहूं, मैं अपक्ष रहूं या किसी पार्टी में रहूं, मैंने जो कमिटमेंट की, मेरी आदत है जिससे मैं कमिटमेंट करता हूं, उसे फुलफिल करता हूं, मैं शिंदे साहब के साथ खड़ा रहूंगा। और या साथों साथ में पप्पू कलानी जी अभी सक्रिय नहीं है राजनीति में। तो वोट बैंक जो है वो किसकी, ओमी कलानी या पप्पू कलानी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहली बात तो मैं ये आपके चैनल पे फिर से दोहराता हूँ हाँ। कि पप्पू कलानी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और एक बार जब भी मैंने उनको गुरु माना तो माना, वो पूरा जीवन वही रहेंगे। दूसरी बात, ओमी कलानी की स्टेटमेंट की कि पप्पू कलानी राजनीति में सक्रिय नहीं है। हाँ। तो वो उनका अपना विचार हो सकता है। हम आए दिन देखते हैं कि पप्पू कलानी जी फंक्शंस में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ। अलग अलग तरह के फंक्शंस पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका के सामने एक धरना आंदोलन किया था। हाँ। उसमें श्री पप्पू कलानी जी आए थे। हाँ। शामिल हुए थे, मफलर भी पहना था। ठीक है ना, वो तो सबने टीवी पे देखा ना। हाँ। मेरे को अलग से कहने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। एक और मैं शहरवासी में रिमाइंड किया। हाँ, तो ये जो है, मुझे नहीं लगता है कि पप्पू कलानी जी राजनीति में सक्रिय नहीं है। हाँ। ये ओमी कलानी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है। गुमराह करने का एक तरीका समझ सकते हैं बारे में कि भी थोड़ा एक गिबलिंग खेले जाए राजनीति के अंदर, क्योंकि काफी टाइम से ओमी कलानी सक्रिय नहीं है राजनीति के अंदर खुद। देखिए, ओमी कलानी जी सक्रिय नहीं है तो ये बात आप ओमी कलानी से पूछो। हाँ। मैं तो उसका जवाब दे नहीं सकता हूँ। पप्पू कलानी को मैं राजनीति में, जो सक्रिय है, उनको कहना है कि भी आप सक्रिय नहीं हो। पप्पू कलानी जी राजनीति में सक्रिय हैं, हमें मिलते रहते हैं। हाँ। फंक्शंस पे, शादी पे, ब्याह पे, पगड़ी पे, धरने आंदोलन में, कई जगहों पे हमारी मुलाकात होती है। हमारे नज़र में वो राजनीति में सक्रिय हैं। अभी ओमी कलानी ने क्यों कहा ऐसे, उसका जवाब आपको उनसे लेना चाहिए। क्या ऐसे करने का कारण तो वही बता सकते हैं कि एक बेटा अपने पिताजी के लिए ये कहे कि वो राजनीति में नहीं है और राजनीति में मैं हूँ, तो उसका रीज़न उसी को बताना चाहिए। अब जैसे हमने काफ़ी बार मनोज लासी का भी इंटरव्यू किया, तो मनोज लासी का एक हमारे इंटरव्यू में कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारे इंजन को संभालना है। तो ये मजबूरी कहीं ना कहीं नज़र तो नहीं आ रही कि भाई साइड रखना है और सेफ गेम करनी है और सभी पक्षों के साथ में निभा के चलना है, क्योंकि हमको हमारी इंजन सेव करनी है। क्या लगता है आपको इस विषय में? देखिए, मनोज लासी की जो बात कर रही हैं, मैंने तो उनका वो इंटरव्यू नहीं सुना है। हाँ। और मनोज लासी की स्टेटमेंट के ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट करूं, उसका कोई मुझे उपयोग नहीं लग रहा है। नहीं, आप उनसे जुड़े हुए थे काफी मैं सभी से जुड़ा हुआ था, वो बात नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा। मनोज लासी क्या कहता है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। वो जवाब आप उनसे पूछो कि आपको इंजन संभालनी है या डब्बा संभालना है या डब्बे संभालने हैं, वो उनसे पूछो। या डब्बे नहीं संभल रहे हैं तभी इंजन कर रहे हैं, या जो भी रीजन है। हाँ। वो उनको बताना है। खुद भी मैं उनके स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं करूंगा। उस ट्रेन के मुझे उसकी जरूरत नहीं लग रही है कि हाँ, मैं उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं कहूंगा, उनसे ही आप पूछिए। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से बात कर, थोड़ी मिर्ची थोड़ी तीखी बातें भी जरूरी है। जल्दी लेंगे मुलाकात ओमी कलानी जी से और पूछेंगे कि ये जो आपने जो कहा उसमें उसका कारण शहरवासी जानना चाहते हैं। एक
और जो महानगर पालिका ने जो टैक्स डिपार्टमेंट ने जो तकलीफें डाली थी, राजेश जी ने और आमदार जी ने प्रयास किया उनको हल किया। तो अभी आप शहरवासी जाके महानगर पालिका जाके अपने सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।